हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था एनपीएस की वीडियोस के अंदर कि हम एनपीएस और पीपीएफ के बीच का जो डिफरेंस है वो उसके बारे में वीडियोस बनाएंगे। तो हाँ दोस्तों, आज ये जो वीडियोस के अंदर बात करने वाले हैं वो वीडियोस है पीपीएफ और एनपीएस के बीच का जो डिफरेंस है, कहाँ कहाँ और किस किस पॉइंट के अंदर कितना दोनों के बीच में डिफ़र है, वो हम यहाँ पे पूरा डिटेल में जानेंगे। तो दोस्तों, आज हम जो भी आपको ये वीडियोस के अंदर डिटेलिंग बताने वाले वो ऐसे पूरा प्रेजेंटेशन के रूप में बताएंगे। तो चलो दोस्तों, अभी हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। और उससे पहले जो आपने हमारा पुराने वीडियोस नहीं देखे पीपीएफ और एनपीएस के बारे में, तो उन दोनों वीडियोस की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो वहाँ से जाके आप चेकआउट कीजिए, वहाँ पे जाके पूरा वीडियोस देखिए, क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ उन दोनों के बीच का डिफ़र के लिए बात करेंगे। उसके अंदर इसकी जो डिटेलिंग है दोनों के बारे में मैंने पहले से वीडियोस बना के रखा है, तो वहाँ पे जाके उस वीडियोस को देखिए। और अभी जो हम बात करेंगे वो सिर्फ हम एनपीएस और पीपीएफ के बीच का जो डिफरेंस है उसके बारे में अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे और हम कंप्यूटर के स्क्रीन के माध्यम से हम थोड़ा डिटेल में समझेंगे और कुछ नया सीखते हैं। तो हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। अभी हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा होगा पीपीएफ वर्सेस एनपीएफ। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे पीपीएफ और एनपीएस के बीच का डिफरेंस हम देखेंगे और हम देखेंगे कि यहाँ पे कितनी कैटेगरीज और कहाँ पे कितने कितने बीच में यहाँ पे अपने को डिफरेंस दिख रहा है। उसके बारे में हम थोड़ा यहाँ पे जानेंगे, थोड़ा डिटेल में यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है मिनिमम इन्वेस्टमेंट। राइट, अब मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें पीपीएफ के अंदर तो आपको यहाँ पे 500 हर साल के अंदर, राइट, एक साल के अंदर आपको 500 रुपये आपको मिनिमम डालने होंगे। राइट, सेम चीज़ हम जो एनपीएस के अंदर बात करें और एनपीएस के अंदर बात करें तो यहाँ पे 2 टायर के ऑप्शन होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के, टायर 1 और टायर 2 करके। अब टायर 1 के अंदर की बात करें तो यहाँ पे आपको मिनिमम 500 रुपये सालाना आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। अब दूसरे कैटेगरी की बात करें जो कि है एलिजिबिलिटी। एट एलिजिबिलिटी के अंदर हम बात करें तो आपको पीपीएफ के अंदर यहाँ पे आपको एज ए इंडियन सिटीजन्स होना बहुत ज़रूरी है। इंडियन सिटीजन्स है तो ही आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, बाकी आप इन्वेस्टमेंट उसके अंदर नहीं कर पाओगे। जैसे कि आप एनआरआई हो या फिर आप एचयूएफ के कैटेगरीज में आते हो, यानी कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज, और आप एनआरआई यानी कि नॉन रेसिडेंशियल इंडियन के जो कैटेगरीज में आप आते हो तो आप पीपीएफ के अंदर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आप नहीं कर पाओगे। अब हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस के अंदर आपकी एज 18 से 65 के बीच में है तो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, भले आप फिर एनआरआई हो या फिर आप एचयूएफ के कैटेगरी में आते हो तो भी आप यहाँ पे एनपीएस के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो एनपीएस के अंदर एक यहाँ पे बड़ा डिफरेंस दिख रहा है कि आप एनआरआई जो भी पर्सन है, जो भी कैटेगरी वाले लोग से वो भी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक अच्छा उनको एक ऑप्शन मिल जाता है एनआरआई लोगों को। अब बात करते हैं तो जो तीसरे नंबर का क्राइटेरिया है वो है मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट। एट अ मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो पीपीएफ के अंदर आपको मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख तक करना होगा, यानी कि आप 1.5 लाख तक मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट पीपीएफ के अंदर कर सकते हो। बट सेम चीज़ हम एनपीएस के अंदर देखें तो टायर 1 और टायर 2 दोनों के अंदर आपको अनलिमिटेड आपको ऑप्शन मिलता है, यानी कि आप कितने भी पैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो आप वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। सिर्फ आपको मिनिमम चीज़ है कि मिनिमम 500 रुपये आपको डालने हैं, जो टायर 1 के अंदर ऑलरेडी वहाँ पे दिख रहे हैं, और सेम चीज़ आपको पीपीएफ के अंदर भी आपको वहाँ पे दिख रहा है। अब इसमें जो 4th नंबर का क्राइटेरिया है वो है रिटर्न्स। राइट, अब रिटर्न की बात करें तो पीपीएफ के अंदर आपको एक फिक्स रिटर्न मिलता है जो कि 7.1% के अभी ऑलरेडी क्वार्टर पे फिक्स किया हुआ है, जो कि आपको हर क्वार्टरली चेंज। तो समझिए कि यहाँ पे पीपीएफ में आपको 7.1% का आपको रिटर्न अभी मिल रहा है। अभी क्वार्टर के अंदर जो भी बात करें, हम 7 नवंबर हो रहा है तो यहाँ पे हम बात करें तो इसके अंदर आपको अभी जो इस क्वार्टर है वहाँ पे आपको 7.1% का इंटरेस्ट वहाँ पे फिक्स हुआ है, तो उसके बेस पे आपको मिलेगा। और सेम चीज़ हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस के अंदर लास्ट 1-2 साल और 5 साल के अंदर हम देखें उसका रिटर्न्स तो अराउंडिंग 8% से ज़्यादा ही रहा है। तो 8 से 10 के बीच में उसका रिटर्न दिख रहा है लास्ट 5 साल के अंदर। तो अभी हम उसको 8 से 10 साल के अंदर 8 से 10% के बीच में हम उसको ऐसे काउंट कर रहे हैं। ऐसे वो अप टू मार्केट के ऊपर होता है, मार्केट जैसे फ्लक्चुएट होता है ऐसे उसके बेस पे आपका रिटर्न भी प्लस माइनस हो सकता है। सेम चीज़ हम 5वें क्राइटेरिया की बात करें यहाँ पे तो 5वां क्राइटेरिया है फंड मैनेजमेंट। राइट, अब फंड मैनेजमेंट के अंदर आप देखें तो यहाँ पे कोई फंड मैनेजर नहीं है पीपीएफ के अंदर कि जो आपके फंड को मैनेज करेगा। वो बेसिकली क्या होता है कि आप इन्वेस्टमेंट करो उसके ऊपर सिर्फ आपको रिटर्न दे देगा, और वो पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वो आपको पता नहीं चलेगा, और आपको कोई ऐसा ऑप्शन भी नहीं दिया जाता कि आप खुद से चूज़ कर सकते हो कि वहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करना है। अब सेम चीज़ हम एनपीएस के अंदर देखें तो वहाँ पे आपको एक ये ऑप्शन दिया जाता है कि आप खुद चूज़ कर सकते हो कि आपको आपका जो पैसे है वो आपको कहाँ पे और कैसे रिटर्न के बेस पे आपको इन्वेस्टमेंट करने हैं। और एक यहाँ पे एनपीएस के अंदर आपको
अलग अलग टाइप इन्वेस्टमेंट करने के लिए ऑप्शन। जैसे आप बोलो तो जैसे लो रिस्क के अंदर भी बात करें, लो रिस्क के अंदर ऐसे सिक्योरिटी बॉन्ड्स हो जाते हैं। फिर मॉडरेट रिस्क के अंदर ऐसे कॉरपोरेट बॉन्ड्स जो है, जो भी कंपनीज के बॉन्ड्स होते हैं वो यहाँ पे मीडियम रिस्क के अंदर वहाँ पे वो आपको मिल सकता है। सेम चीज हाई रिस्क की बात करें तो हाई रिस्क के अंदर म्यूचुअल फंड्स भी आ सकते हैं और बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं अलग अलग जो हाई रिस्क के ऊपर होते हैं, वो भी वहाँ पे उसके अंदर आ सकते हैं। सेम चीज़ हम जैसे वेरी हाई रिस्क की बात करें तो वेरी हाई रिस्क के अंदर राइट आपको इक्विटी आ जाएगा। जैसे शेयर मार्केट कंपनियों के शेयर्स के अंदर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करना है उसका ऑप्शन आप खुद चूज़ कर सकते हो। ऊपर से इसके अंदर एक और चीज़ है कि जो एनपीएस के अंदर गवर्नमेंट ने 7 मैनेजर को डिसाइड किया, और उसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो इन एनपीएस का वीडियोस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। उसमें वहाँ पे जाके पूरा डिटेल में आप समझ सकते हो कि एनपीएस के कौन से मैनेजर्स है और वहाँ पे वो लोग किस तरह इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उसकी पूरी जानकारी मैंने वीडियोस में दी। अब हम बात करते हैं हमारा जो 5वें नंबर का जो क्राइटेरिया है, जो कि हमने फंड मैनेजर के रूप में हमने जैसे अभी बात किया, तो उसके अंदर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड और बॉन्ड्स के अंदर आपको एनपीएस के अंदर वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने का एक अच्छा ऑप्शन वहाँ पे मिल सकता है, और आप खुद से एक इन्वेस्टमेंट वहाँ पे खुद डिसाइड कर सकते हो कि कितने % आपको किसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट में डालना है। तो एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन आपको यहाँ पे आपके लिए एक अवेलेबल कर दिया है एनपीएस के अंदर। अभी हम छठे क्राइटेरिया की बात करें तो रिस्क, राइट, रिस्क फैक्टर की बात करें तो रिस्क यानी कि इफ कोई रिस्क नहीं, क्योंकि आपको फिक्स रिटर्न मिल रहा है। आपने जो भी आप पैसे डालोगे राइट, उसके ऊपर आपको 7.1% के बेस पे आपको फिक्स रिटर्न मिलेगा। भले कोई भी आपको कोरोना टाइम के अंदर कितना भी गिरावट देखने को मिले मार्केट के अंदर, बट यहाँ पे आपको पीपीएफ के अंदर आपको मार्केट में कितना भी गिरावट देखने को मिले, उसके बेस पे आपको यहाँ पे पीपीएफ के अंदर आपको मार्केट में वहाँ पे गैप नहीं दिखेगा, राइट। तो एक बहुत ही एक अच्छी एक बोल सकते हैं स्कीम की, जहाँ पे आपको कोई भी मार्केट का अप एंड डाउन यहाँ पे आपको इफेक्ट नहीं करेगा, सेम आपको रिटर्न मिलेगा। तो यहाँ पे हमने इसको एज ए नो रिस्क के अंदर कैटेगरी में रखा है, क्योंकि वहाँ पे कोई रिस्क नहीं है। अब हम एनपीएस की बात करें तो हमने यहाँ पे मीडियम रिस्क रखा है, क्योंकि लो रिस्क, मॉडरेट रिस्क और हाई और वेरी हाई रिस्क की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऑप्शन है, जैसे म्यूचुअल फंड है, इक्विटीज़ है, फिर कोई कॉर्पोरेट्स बॉन्ड्स है, राइट। उन सब के अंदर कंपनीज के परफॉर्मेंस के ऊपर आपको रिटर्न होता है। हो सकता है कि कभी कंपनी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, उतना अच्छा उन्होंने प्रॉफिट नहीं किया, तो उसके बेस पे आपको भी वहाँ पे आपको इतना रिटर्न नहीं मिलेगा। ऐसे गवर्नमेंट बॉन्ड्स की बात नहीं है, यहाँ पे गवर्नमेंट बॉन्ड सिक्योरिटी होती है, तो वहाँ पे कोई ज़्यादा इश्यू, वहाँ पे ज़्यादा आपको कोई अफेक्ट नहीं करेगा। बट हम जैसे हम बाकी हम म्यूचुअल फंड उसकी बात करते हैं तो वहाँ पे होता है ना कि मार्केट रिस्क के ऊपर होता है सब चीज़, तो मार्केट के अप एंड डाउन के ऊपर होता है, और ये इसके लिए हमने इसको एज ए मीडियम रिस्क के अंदर हमने यहाँ पे इसको एनपीएस को काउंट किया। अभी हम समझते हैं दूसरे स्लाइड के अंदर, दूसरा देखते हैं कि वहाँ पे और कितने ऑप्शंस हैं। तो हमारा लॉक इन पीरियड की बात करते हैं कि लॉक इन पीरियड क्या होता है, दोनों के अंदर कितने कितने साल का लॉक इन पीरियड रहता है। उसके बाद बात करें तो पीपीएफ का जो है वो एज ए 15 साल का, 15 साल के बाद एक आपको अच्छी सी मूड़ी मिल पाए, आपके बच्चों का एजुकेशन और आपके बच्चों की शादी के लिए एक आप यहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो उसके लिए एज ए पीपीएफ का जो ये स्कीम्स है वो बहुत अच्छी और बहुत बेटर है, राइट। और 15 साल का टर्म होता है, 15 साल के बाद जब ये इसका मैच्योरिटी होगा तो उस टाइम पे आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। सेम चीज़ हम लॉक इन पीरियड के अंदर हम एनपीएस के अंदर बात करें तो यहाँ पे आपको एज ऑफ 60 यानी कि आपको 7 साल तक आपको वेट करना होगा। आपने 20 साल के अंदर जो इसकी आपने शुरुआत की है तो आपको 40 साल आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा, और जो आपने 30 साल पे किया है तो और 30 साल आपको इन्वेस्टमेंट करना होगा। बट आपको ये जो स्कीम है वो एज ए पेंशन के रूप में यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप उसके लिए आपके लिए एक बहुत ही अच्छी स्कीम है, राइट। और यहाँ पे आपका जो रिटर्न है वो लॉन्ग टर्म के लिए हो जाता है, तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पे रिटर्न का बेनिफिट दिखता है। यहाँ पे ये 60 साल के लिए है, मतलब आप कितने भी साल में इन्वेस्टमेंट करो आपको 60 के बाद ही आप यहाँ से विड्रॉल कर पाओगे। तो आपके लिए एक है कि जो आप पेंशन के रूप में आप चाहते हो कि आपको एक अच्छी सी मतलब आपके एज 60 की हो जाए तब आपके हाथ में एक अच्छी मूड़ी आए, तो उसके लिए आप यहाँ पे एज ए एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। एक बहुत ही अच्छा है कि यहाँ पे ऑप्शन आपको दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और क्राइटेरिया के बारे में, जो कि एक्सटेंशन पीरियड के बारे में, कि जो आपको एक्सटेंड करवाना है पॉलिसी को, राइट, स्कीम को आपको एक्सटेंड करवाना है तो आप कितना कर सकते हो, तो उसके बारे में बात करें तो पीपीएफ की बात करें तो आप 5 साल और बढ़ा सकते हो, और 5-5 करके आप कितनी भी बार बढ़ा स्कीम को, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि आप 5-5 साल करके आप कितनी भी बार उसको एक्सटेंड कर सकते हो, ऐसे पीपीएफ के अंदर। बट हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस में वन टाइम ही एक ही बार आप उसको बढ़ा सकते हो, एज ए 10 साल के लिए
5 साल के लिए कोई पीरियड नहीं है यहाँ पे। आपको एक साथ इंक्रीज़ करवाने तो आप 10 साल के लिए आप यहाँ पे इंक्रीज़ करवा सकते हो। और आपका जो ये आप करते हो, जैसे समझिए कि आपने 60 की साल पे आपको ये पैसे मिल रहे, आप और 10 साल एक्सटेंड करते हो, यानी कि आपको 70 पे आपको ये पैसे आपको आपके हाथ में आएंगे। तो उसके लिए आपको एक्सटेंड करवाना है तो आप यहाँ पे करवा सकते हो, बट सिर्फ वन टाइम, हमेशा आप एक ही बार आप यहाँ पे एक्सटेंड करवा पाओगे। उसके बाद आपके पैसे एक्सटेंड नहीं होंगे 70 पे, तो आपको कुछ भी करके आपको आपके पैसे आपके अकाउंट में आ ही जाए। अब यहाँ पे एक और क्राइटेरिया है जिसके अंदर हम डिफरेंस के लिए बात करें तो प्रीमेच्योर विड्रॉल के लिए हमको बात कर रहे हैं कि हम प्रीमेच्योर विड्रॉल आपको करना है, तो दोनों में पीपीएफ और एनपीएस में क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले पीपीएफ के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप 5 साल के बाद, यानी कि आपके जैसे आपने पॉलिसी चालू की उसके 5 साल ख़त्म होते हैं, फाइनेंशियल 5 साल ख़त्म होने के बाद ही आप यहाँ से 50% विड्रॉल कर सकते हो। फिर 50% का विड्रॉल को आपको यहाँ पे परमिशन दे दिया जाए चाइल्ड की हायर एजुकेशन के लिए, और या फिर आप चाइल्ड के मैरिज के लिए आप कुछ विड्रॉल करना चाहते हो तो आपको यहाँ पे 50% विड्रॉल की फैसिलिटीज यहाँ पे आपको अप्रूव कर दी जाती है। सेम चीज़ हम एनपीएस के अंदर बात करें और बाकी के जो भी, अब ये पहले पीपीएफ की बात कर लेते हैं कि पीपीएफ के अंदर जो कि आपको और 50% आपका जो पेंडिंग है वो आपको एज ए मैच्योरिटी के टाइम पे मिलेगा, ठीक है। अब एनपीएस के अंदर बात करें तो एनपीएस के अंदर आप 3 साल के बाद आपको विड्रॉल की फैसिलिटीज़ मिल जाती है, बट यहाँ पे आपको सिर्फ 25% ही मिलेगा जो कि आपके खुद से इन्वेस्टमेंट किया होगा। यानी कि आप एनपीएस के अंदर दो चीज़ होती है, एक एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है और एक एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है। तो हो सकता है कि आपकी कंपनी में एनपीएस की भी फैसिलिटीज है और वहाँ पे जो कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है और आप भी कंट्रीब्यूट करते हो, तो इस सिचुएशन में 3 साल के बाद आपने जो भी पेमेंट, आपने जो भी इन्वेस्टमेंट किया होगा एनपीएस के अंदर, उसके 25% आप वहाँ से, यानी कि वहाँ से आपको 25% आप वहाँ से विड्रॉल कर सकते हो, और बाकी का जो एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन होगा वो आप विड्रॉल आफ्टर 3 साल बाद नहीं कर पाओगे, राइट। तो आपको 3 साल बाद विड्रॉल की परमिशन मिल जाती है, बट आपके खुद के इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 25% आपको मिलेगा। आपको जो फुल विड्रॉल करना है, आप समझिए कि यहाँ पे टायर 2 की ऑप्शन की बात करें यहाँ पे, तो आपको फुल विड्रॉल करना है तो आप टायर 2 के अंदर कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। तो टायर 2 के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कभी भी इन्वेस्टमेंट करो, 2 साल 5 साल या दूसरे साल या फिर उसी साल आपको चाहिए पैसे, तो वहाँ से आप विड्रॉल कर सकते हो। तो टायर 2 आपके लिए ऑप्शन खुला है, बट उसके लिए आपको टायर 1 आपके पास अकाउंट होना चाहिए, और उसके बाद ही आप टायर 2 ओपन कर पाओगे। उसके अंदर भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप कभी भी विड्रॉल कर सकते हो। आफ्टर मैच्योरिटी की बात करें तो यहाँ पे आपको पीपीएफ के अंदर जो नया क्राइटेरिया हमारा कि आफ्टर मैच्योरिटी, उसके अंदर आपको पीपीएल के अंदर आपको फुल फैसिलिटीज़ मिल जाती है। आपको मैच्योरिटी, जैसे हमने अभी टर्म की बात किया तो टर्म 15 साल की थी, 5 साल के बाद आप उसके अंदर से आप प्री मैच्योर विड्रॉल भी कर सकते, बट वहाँ पे आपके चाइल्ड के एजुकेशन के लिए या फिर आपको आपके खुद के कुछ क्रिटिकल इलनेसेस है वो सब चीज़ों पे वहाँ पे आप विड्रॉल कर सकते हो। बट आप समझिए कि आपकी जो पॉलिसी का मैच्योरिटी टाइम ख़त्म हो चुका है, तो उसके बाद आप अपना जो भी पैसा बचा है पूरा का पूरा पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो एज ए पीपीएफ के अंदर। अभी हम एनपीएस के अंदर बात करें तो एनपीएस के अंदर आप सबसे पहले समझिए कि जो आप प्री मैच्योर विड्रॉल किए तो उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगी उसके 60% आप उस टाइम पे मैच्योरिटी टाइम पे पूरा का पूरा विड्रॉल कर सकते हो, और जो 40% आपकी बचेगी अमाउंट उसके ऊपर आपको मैंडेटरी आपको एन्युइटी प्लान के साथ जाना होगा, यानी कि हर साल आपको कुछ अमाउंट आपको वहाँ पे दिया जाएगा एज ए आपको पेंशन के रूप में। तो आप 40% आपको पेंशन के रूप में मिलेगा और 60% आप वन टाइम विड्रॉल वहाँ पे मैच्योरिटी टाइम पे कर। अब इसका एक्सपेंस रेशियो की बात करें। अब एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो यानी कि आपके जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे उस टाइम पे जब विड्रॉल के ऊपर जो चार्ज लगता है उसको बोलते हैं एक्सपेंस रेशियो, राइट। अभी एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो यहाँ पे पीपीएफ में कोई नहीं लगता क्योंकि आप डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसे दे रहे हो, तो यहाँ पे आपके अंदर कुछ चार्ज नहीं है, वो नल के रूप में नल के अंदर हमने रखा हुआ है। और जो हम एनपीएस के अंदर बात करें तो वहाँ पे 0.01% से % का यहाँ पे आपको एक्सपेंस रेशियो लग सकता है एज ए म्यूचुअल फंड के अंदर। म्यूचुअल फंड जो आप लेते हो तो वहाँ पे जो आप ईएलएसएस फंड लिए तो आपको 0.5 तक आपको एक्सपेंस रेशियो मिल सकता है, और जो आपने ईएलएसएस फंड नहीं लिए और आपने और कोई जगह पे एक आपने बैलेंस फंड या फिर कोई अपॉर्चुनिटी फंड के अंदर कहीं पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको वहाँ पे 2% तक का भी आपको एज ए एक्सपेंस रेशियो मिल सकता है। तो वो आपके ऊपर है कि आप कौन से फंड चूज़ करते हो, राइट। और जो आप चूज़ नहीं करते हो, जो कोई मैनेजर चूज़ करता है
तो वो अपने तरीके से चूज़ करके आपको वहाँ पे आपके पोर्टफोलियो में दिख जाएगा। तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो कि वो आपने जो भी मैनेजर ने चूज़ किया है पोर्टफोलियो के अंदर, उसके अंदर कितना कितना वहाँ पे आपको एक्सपेंस लगने वाला है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है टैक्स बेनिफिट। उसके अंदर बात करें टैक्स बेनिफिट के रिगार्डिंग, तो पीपीएफ के अंदर आपको एक्सेप्ट और एक्सेप्ट मिलता है, यानी कि आपको कोई 18C के अंदर आप यहाँ पे पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट आप दिखा सकते हो हर साल के अंदर, क्योंकि आपको एज ए मैक्सिमम भी आपको 1.5 लाख की लिमिट मिले, और उसके ऊपर भी आप 18CCB के अंदर आप देखो तो वहाँ पे भी आपको और 50,000 की आपको फैसिलिटी मिल जाती है, नहीं 2 लाख की आपको फैसिलिटीज़ मिल जाते हैं। तो हर साल के लिए आप 1.5 लाख भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपके पूरे के पूरे पैसे टैक्स फ्री हो जाएंगे। और इसके ऊपर आपको जब आपने इन्वेस्ट किया तभी भी नहीं लगेगा कोई टैक्स, उसके इंटरेस्ट के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा, और उसका जब आपको रिटर्न भी मिलेगा एज ए विड्रॉवल के टाइम पे तभी भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब सेम चीज़ हम एनपीएस के अंदर बात करें तो यहाँ पे एग्जेम्प्ट और यहाँ पे टैक्स है जो थर्ड टाइप के अंदर आता है, यानी कि जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा, उसके इंटरेस्ट के ऊपर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट जब आप विड्रॉवल करते हो, समझिए कि जो 60% आप विड्रॉवल करते हो मैच्योरिटी टाइम पे, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। बट जो 40% जो है जो आपको एज ए एन्युइटी प्लान के अंदर मिलने वाला है वहाँ पे आपको टैक्स लग जाएगा। तो जो भी अमाउंट वो बनेगी आपकी ईयरली सालाना बेस पे, जो भी आप पेंशन के रूप में लोगे उसके ऊपर आपको एज ए टैक्स कटेगा। तो यहाँ पे बाकी जो भी इन्वेस्टमेंट है, जो भी इंटरेस्ट है, उसके ऊपर आपको 18C के अंदर आपको वहाँ पे बाद मिल जाएगी। तो आपने समझिए कि आपने 1.5-2 लाख तक का आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है तो आपको वहाँ पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। बट उसके ज़्यादा कोई इन्वेस्टमेंट है आपका एनपीएस के अंदर तो आपको 40% विड्रॉल के टाइम पे आपको वहाँ पे टैक्स लग सकता है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्राइटेरिया है अकाउंट ओपनिंग है ना, कि अकाउंट ओपनिंग कहाँ पे कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम पीपीएफ के अंदर देखें तो पीपीएफ में आप बैंक के थ्रू या फिर पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, और ऑनलाइन बैंकिंग भी आपके पास फैसिलिटीज़ है तो आप ऑनलाइन बैंकिंग के थ्रू भी आप पीपीएफ का अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब हम एनपीएस की बात करें तो एनपीएस के अंदर आप कोई बैंक के थ्रू तो ओपन कर सकते हो, पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आप ओपन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे उसका भी एक फैसिलिटीज़ दे दिया गया अभी। तो आप पोस्ट ऑफिस के थ्रू भी आप एनपीएस का ओपन करवा सकते हो अकाउंट, और उसके सिवाय भी आप ऑनलाइन करना चाहते हो एनपीएस नाम का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसका, ये एनपीएस नाम का, तो वहाँ पे जाके भी आप उसको अकाउंट ओपन कर सकते हो। वहाँ पे पूरा के पूरी फॉर्म डिटेल्स सब अवेलेबल है वहाँ पे, तो वहाँ पे देखिए आप वो फॉर्म फिल कीजिए और अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हो। इसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक है कि लास्ट टॉपिक के अंदर बात करें तो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन की बात करें, राइट। तो जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया कि यहाँ पे पीपीएफ के अंदर आपको कोई एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन नहीं होता, क्योंकि आपकी कंपनी आप जहाँ पे भी काम करते हो वो कंपनी यहाँ पे पीपीएफ के अंदर आपको यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करती, आपको खुद की साइड से करना होता है। तो यहाँ पे हमने नन की कैटेगरी में रखा है उसको। और हम एनपीएस की बात करें यहाँ पे तो एनपीएस के अंदर कैन बी डन, यानी कि हो सकता है कि आपकी कंपनी के अंदर भी कोई फैसिलिटीज़ है एनपीएस के रिगार्डिंग, तो वहाँ पे कंपनी कुछ कंट्रीब्यूट कर सकती है और कुछ आपके साइड से भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है, या फिर हो सकता है कि कंपनी और आप दोनों की अमाउंट है वो अलग अलग डिफर हो, कंपनी कुछ अलग अमाउंट पे कर रही हो और आप कुछ अलग अमाउंट पे कर रहे हो, या फिर हो सकता है कि कंपनी कुछ मिनिमम अमाउंट पे कर रही हो और आप कुछ मैक्सिमम अमाउंट पे कर रहे हो, वो भी कुछ हो सकता है। बट वो सब डिपेंडेंट है आपकी कंपनी के अंदर, और वहाँ पे वो जैसे आपकी जो सीटीसी है उसका 10% से ज़्यादा वहाँ पे नहीं होना चाहिए, तो एनपीएस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाओगे। जैसे आपकी सैलरी जो सीटीसी बनेगी तो वो एनपीएस के अंदर यहाँ पे आपको एम्प्लॉयर के साइड से भी कंट्रीब्यूशन हो। इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में देखा कि एनपीएस और पीपीएफ के बीच में क्या डिफरेंस है और आपको कहाँ कहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है, और उस दोनों के पीपीएफ और एनपीएस के बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप डिस्कशन में जाइए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि लोग सीख सकें और कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर सकें। और दोस्तों हम ऐसे ही वीडियोस आपके साथ लेके आते रहेंगे, तो आप लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें, सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दीजिए, ठीक है। तो हमारा जैसे ही नया वीडियोस आएगा आप तक सबसे पहले पहुंचेगा और आप कुछ नया सीख के कुछ नया इन्वेस्टमेंट कर पाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नए वीडियोस के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।